नमस्कार, मैं हूं प्रशांत द्विवेदी। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी मुनव्वर सलीम मौजूद हैं, जिनसे हम कर रहे हैं मुद्दे की बात। बहुत बहुत स्वागत है आपका मुद्दे की बात में। सबसे पहला सवाल उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में करते हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कानून व्यवस्था आप देख रहे हैं, जिस तरह से दंगे हुए हैं, दंगों में सरकार विफल रही है, काबू नहीं कर पाई है, क्या कहेंगे आप? दंगे हुए हैं ये या दंगों का माहौल बना है, ये बात तो आपकी सही है। काबू करने में सरकार ने जिस तत्परता का परिचय दिया है वो इतिहास में कम देखने को मिलता है। एक रात के बाद मुजफ्फरनगर कंट्रोल हो गया था, लेकिन दंगे करा कौन रहा है इस पे भी बात होनी चाहिए। और अपराध की जो श्रेणी है उसके अंदर अगर आप जाके देखेंगे तो उत्तर प्रदेश बहुत पीछे है, महाराष्ट्र भी आगे है उससे, मध्य प्रदेश भी आगे है उससे। लेकिन आप लोगों की कुछ मेहरबानी रही, कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मेहरबानी रही कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में समाज को पोलराइज करने के लिए अपना मरकज बनाया। जहाँ तक अखिलेश यादव जी की सरकार है, अखिलेश यादव जी की सरकार ने जिस तरह का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ बना दिया था, कांठ में कौन लोग थे सामने आई बात, मेरठ में कौन लोग थे सामने आई बात, मुरादाबाद में कौन लोग थे सामने आई बात, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को सम्मानित कर रहे थे वर्तमान प्रधानमंत्री, तात्कालीन कैंपेनर ऑफ भारतीय जनता पार्टी। तो उत्तर प्रदेश को एक बाकायदा सुनियोजित ढंग से मरकज बनाया गया सांप्रदायिक माहौल बनाने का, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा स्टेट है। वहाँ मथुरा है, काशी है, अयोध्या है, जिस पर डिपेंड होकर भारतीय जनता पार्टी बूढ़े से जवान हुई, 2 से 200 में आई, शक्ल बदली पूरी। तो लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ने, हमारी सरकार ने जिस तरह का मुजाहिरा किया, पेश किया, यानी एक रात के अंदर मिलिट्री बुला ली गई। आज तक के हिंदुस्तान की आपकी सरकार में ही इतने दंगे क्यों हुए? अभी गाजियाबाद में आप देखें दंगा होते होते बचा। तो ये क्यों हो रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आती है और दंगे शुरू हो जाते हैं, बलात्कार शुरू हो जाता है? हमारे साथ ना बलात्कारों में भी देखिए क्या निकला, बदायूं में। बदायूं छोड़ दीजिए आप, अभी क्यों छोड़ दीजिए? फैजाबाद की जहां हम मान लीजिए बेकसूर हैं, बदायूं को लेके आपने यूनाइटेड नेशन तक में मीडिया और अपने आप को समाज सेवी कहने वाले समाज सेवी संस्थाओं ने यूनाइटेड नेशन में बदनामी मुल्क की कराई, सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं। और उसके अंदर जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आई, क्या आई, क्या माफी मांगेंगे वो लोग जिन्होंने बदायूं को यूनाइटेड नेशन में पहुंचा के हिंदुस्तान की तौहीन की? उन लोगों को माफी नहीं मांगना चाहिए? उनकी मॉरल ड्यूटी नहीं है? देखिए, रेप के ऊपर अगर हम सरकारों को और पार्टियों को दोषी करार देंगे तो समस्या का समाधान नहीं होगा। मैं सोचता हूँ दिल्ली बहुत कॉन्शियस शहर है, राजधानी है। अगर यहाँ एक बेबी के साथ चॉकलेट खिला के रैप हो रहा है तो ये सोचने की बात है। रैप पर एक नेशनल लेवल पे एक डिबेट होनी चाहिए, उसका एक सामाजिक समाधान निकालना चाहिए। पूरी व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़ा करना होगा और एक बहस चलानी होगी, क्योंकि ये सामाजिक चेतना से और सामाजिक सुधार से। उत्तर प्रदेश की सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कर रही है? आप क्या कहेंगे इस बारे में? क्या प्रदेश की सरकार महिलाओं की सुरक्षा के मामले में सर्वाधिक आगे जा रही है। महिलाओं के लिए थाने हैं, महिलाओं की रिपोर्ट को अहमियत दी जाती है। बड़े से बड़े अधिकारी को, चाहे वो IAS हो चाहे IPS हो, अगर नोटिस में, चाहे मिनिस्टर हो, अगर महिला ने कोई कंप्लेंट की है तो उसको सफर करना होता है। इतने सख्त स्टेप हिंदुस्तान की किसी स्टेट ने नहीं उठाया। चौधरी जी, मैं आपके नॉलेज के लिए एक बात बताना चाह रहा हूँ कि अभी श्री न्यूज ने एक मुहिम चलाई थी महिलाओं की सुरक्षा के लिए कि यूपी में लगता है डर रहने में। 1090 में कॉल किया गया, वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो कहाँ से कानून व्यवस्था ठीक होगी? जब आप जो हेल्पलाइन नंबर शुरू कर रहे हैं उस पर रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो कैसे महिला सुरक्षित होगी? ये एक तरफा इल्जाम है, ये एक तरफा इल्जाम है। सच्चाई तो ये है कि हमने मिनिस्टर को निकाल दिया एक रिमार्क पास करने में। कितने लोगों ने निकाला? मैं नाम लेके मतलब तौहीन नहीं करना चाहता, लेकिन मैं नाम भी ले सकता हूं, और दलों में ऐसे लोग मौजूद हैं, कोई कार्रवाई नहीं की।
आप बताइए, वो राजस्थान के एक साहब हैं जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, हमने अपने मिनिस्टर को निकाला, पांडे जी को, हमने अधिकारियों को सफर कराया। तो देखिए, जब आलोचना के लिए आलोचना की जाती है तो उसमें ना समाधान निकलता है और ना यथार्थ दिखाई देता है। मैं पूरे हिंदुस्तान के लिए कह रहा हूँ, मुंबई आर्थिक नगरी मुंबई से लेके राजनीतिक राजधानी दिल्ली तक, यह बलात्कार की दास्तानें देखो आप किस किस तरह की। मैं कह रहा हूँ कि पूरे देश में इस पे एक तबसरे की जरूरत है। एक दूसरे को इल्जाम लगाने से इसका समाधान नहीं होगा। इसके समाधान के लिए समाज के सोच को बदलना होगा, समाज के जीने के तौर तरीके और अंदाज को बदलना होगा। सख्ती भी लेकिन बरतनी चाहिए। यह सख्ती हम तो कह रहे हैं। फोन नहीं उठ रहे हैं तो कम से कम कार्रवाई होनी चाहिए। ये आपका इल्जाम है, मैं इसको कबूल करता हूं, लेकिन इसके बाद भी मैं उन लोगों को पेश कर सकता हूं जिन्होंने, अगर 100 ने फोन किए तो 99 फोन उठे, उसमें उठ। चलिए, अच्छा, बयानबाजी की बात करते हैं। आपके पार्टी के नेताजी ने अभी बयान, जब चुनाव में जब चल रहा था तो उन्होंने बयान दिया था कि बलात्कार की घटनाएं तो होती रहती हैं। अभिषेक मिश्रा ने बयान दिया, अभी हाल में चुनाव के बाद बयान दिया कि हर एक महिला के साथ में पुलिस वाले नहीं लगाए जा सकते। तो आपको लगता नहीं कि इस तरह के बयानों से बचना चाहिए? मुलायम सिंह यादव जी सियासत की उस पायदान पर है जिससे देश के नौजवानों को और देश के अन्य राजनीतिक दलों को भी सीखना चाहिए। उनकी अगर किसी बात को इस तरह लिया जाता है गोया कि वो महिलाओं की तौहीन करना चाहते हैं, तो मैं बताऊं, मुलायम सिंह यादव जी अगर कोई चीज सबक आमूज ढंग से कहते हैं, उनका जो इस वक्त व्यक्तित्व है, और लोग मानते भी उसी तरह हैं, वो उनका व्यक्तित्व ये है कि अगर वो कोई बात कहते हैं तो कहीं कोई बात तंबीह के लिए होती है, कहीं कोई बात सबक लेने के लिए होती है। क्या लगता है आपको कि विधानसभा चुनाव में ये जो दंगे हुए हैं ये कितना असर डालेंगे? देखिए, अभी एक रिपोर्ट आप ही लोगों के जरिए आई थी, उसमें भी चर्चा हुई थी कि जिन स्थानों पर विधानसभा के बाई इलेक्शन होना है वहाँ ये हादसे और इस तरह की घटनाएं घटित करने के प्रयास हो रहे हैं, और प्रयास जो लोग कर रहे हैं वो ट्रेस भी हो रहे हैं, वो नजर में भी आ रहे हैं आवाम के। भले अब कोई व्यक्तिगत कारणों से, राजनीतिक कारणों से, सामाजिक कारणों से नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन सबकी समझ में आ रहा है कौन लोग ये प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी देश का मिजाज सेकुलर है। चलिए, अभी लालू प्रसाद यादव ने जल्द बयान दिया था कि मायावती और मुलायम सिंह को एक हो जाना चाहिए। कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से, आप क्या लगता है? वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, लालू जी ने अभी चूंकि काफी तबाह हो चुके थे और एक अपना मोर्चा बनाया है, उसके परिणाम आने दें। इब्तिदाई इश्क है, सरकार बनने दें, चीफ मिनिस्टर बनने दें, फिर वो ये दर्शन शास्त्री बातें करें तो अच्छा लगेगा। लेकिन इसके अलावा भी मायावती जी ने लालू जी को कुछ जवाब दिया है, वो भी आपकी नोटिस में होगा। मायावती जी ने जिस भाषा का प्रयोग किया है, मुझे 1974 में राजनीति में आया था मैं, मुझे भारतीय राजनीति में ये शब्दावली पहली बार सुनने को मिली, और मुझे अफसोस है इस बात का कि राजनीति में इन शब्दों का भी प्रयोग होता है। अच्छा, अचानक अमर सिंह का आना जाना शुरू हो गया समाजवादी पार्टी में। अभी लखनऊ में अमर सिंह, मुलायम सिंह जी से उन्होंने मुलाकात की। बात है, ये सिपह सालारों के फैसले होते हैं, हम लोग सिपाही हैं। संसद होने से सिपह सालार नहीं हो जाता। चलिए, अब अभी खबर बीच में ये भी आई है कि इन सब चीज़ों से यूपी के मिनिस्टर आजम खान कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं, वो कुछ मीटिंग्स में भी नहीं गए थे। आजम खान साहब, क्या लगता है आप? आजम खान साहब का मुलायम सिंह जी का जो रिश्ता है वो मेरे यहाँ यूं दिखाई देता है, और उस रिश्ते में नाराजगी की कोई जगह है नहीं। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी की करारी हार हुई है, अब आगे जो उपचुनाव होने वाले हैं उससे निपटने के लिए, भारतीय जनता पार्टी से निपटने के लिए क्या तैयारी की गई है आपके द्वारा, पार्टी के द्वारा? हाँ, हम हारे, लेकिन कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी फना हो गई। उनका वोट कहाँ शिफ्ट हुआ, इस पे आज तक कोई चिंतन नहीं हुआ। हमारी हार पे तो हुआ चिंतन। हम हार की समीक्षा भी कर रहे हैं। हमारे नेताओं ने, माननीय मुलायम सिंह जी ने तो बहुत सख्त इस मामले में, चूंकि वो तो धरती पुत्र हैं और जमीन से उठ के गए हैं, काफी ऑपरेशन किए और काफी मंथन किया, और बाई इलेक्शन में उसका परिणाम आपको दिखेगा। लेकिन भारतीय राजनीति में
इतना भ्रामक, इतना झूठ, इतना एग्रेसिव और इतना, ये कहना चाहिए, सामाजिक परिवर्तन का ऐलान आज तक किसी नेता ने नहीं किया जितना मोदी जी ने किया। और इस देश में करीब 15 करोड़, जो मेरी जानकारी है, नौजवान वोटर लिस्ट में शामिल हुए नए। 17 करोड़ 16 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ा है। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। लगभग तकरीबन 54-55 करोड़ वोट को कुल डला है। तो मैं ये मानता हूं हिंदुस्तान का डलने वाला वोट ऑफ परसेंटेज है, उसमें भी अक्सरियत की सरकार नहीं है, ये मेजोरिटी की सरकार नहीं है, 17.5 और 18 करोड़ के बीच की सरकार है। लेकिन उसमें से भी उसमें बड़ा शेयर जो है वो उस नौजवान का है जो पहली बार वोट डाल रहा था। और सत्ता कांग्रेस की जो सत्ता चलाने का तरीका था, कांग्रेस का जो एंटी इनकम्बेंसी था और कांग्रेस की सरकार के जो गुनाह थे, महंगाई, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य, साथ तो आप लोग भी थे उनके। हमें सजा मिली उसकी, हमें सजा मिली। हमें उस सेकुलर सरकार बनाए रखने की हमारी प्रतिबद्धता थी, लेकिन कांग्रेस को बचाने की सरकार को बचाने की सजा, हमें उसकी भी सजा मिली। मैं वहीं आ रहा था। लेकिन मोदी जी को जो वोट मिला, वो मिला वोट व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर, सत्ता परिवर्तन के नाम का वोट नहीं था। आप बड़े जर्नलिस्ट हैं, मेरी बात पे गौर कीजिएगा। सत्ता परिवर्तन के नाम पे वोट नहीं था, व्यवस्था परिवर्तन के नाम का वोट था। बेरोजगारी हम मिटाएंगे, महंगाई हम खत्म करेंगे, सरहदों की हिफाजत हम करेंगे, भारत के स्वाभिमान को हम बढ़ाएंगे, हम पड़ोसियों से रिश्ते और उनकी जो धमक और जो आहट हिंदुस्तान की सरहदों में है, उसको हम उनके दिमाग ठीक करेंगे। सब इसके विपरीत हुआ। आज भी हिंदुस्तान की सरहदों में, परसों की न्यूज़ थी, चीन पर